कुछ यही स्थिति अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में आपने देखी। तो ज़मीन एक मुद्दा होता है। पाकिस्तान की बड़ी हार थी तो इसको दो टुकड़े कर दिए। भारत ने उसको अपने पास नहीं रखा, उसकी स्वायत्ता, उसकी स्वतंत्रता उसको बरकरार रहने दिया। वो आज तक है। ये है बांग्लादेश की स्थिति। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बीते हफ्ते चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कई व्यापारिक समझौते किए, जिसको बांग्लादेश बहुत बड़े लेवल पे उसको प्रसारित कर रहा है और चीन के साथ अपनी नज़दीकियों को दिखा रहा है। वहीं आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनुस की बिम्स्टेक के सम्मेलन में मुलाकात हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस को नसीहत दी कि बेकार की बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी, और उसी के साथ बांग्लादेश में जो हिंदुओं को लेकर अत्याचार हो रहे हैं उसकी भी बात उन्होंने वहां कही और उस पर ध्यान देने की बात कही। तो क्या चीन को लेकर के कोई बड़ी साजिश चीन रच रहा है? बांग्लादेश को एक मुद्दा बना करके भारत के खिलाफ कोई साजिश है? इन तमाम मुद्दों पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, चीन को लेकर के कई सारी बयानबाजियां होती रहती है, विपक्ष तरह तरह की बात कहता रहता है, और दुनिया के लेवल पे भी हम देखते हैं तो एक अलग ही चीन को लेकर भारत के प्रति नज़रिया है, उसको लेकर के बात होती है। मोहम्मद यूनुस के परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी बात करें तो फिर जो बीते हफ्ते चीन की यात्रा थी उसको लेकर क्या राय है आपकी? पहले तो ये दौर जो है इसमें साजिशें अलग स्तर पर होती हैं। ये वो नहीं है वो कबीलाई सभ्यता वाला तलवार लेकर निकले हैं जिसके पास फ़ौज बड़ी है, वो निकला, चढ़ाई कर दी, कब्ज़ा लिया, लूटपाट कर ली। उस दौर से हम थोड़ा आगे निकल गए। है वैसे ही वो स्वभाव है, मानव स्वभाव होता है। अपन धन अर्जन करना, दुश्मन दोस्त बन के रहना, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी में कुछ बेसिक बातें होती हैं ना, ऐसे पूरी राष्ट्र की साइकोलॉजी को भी उठाओगे तो वो चीज़ें निकल कर आएंगी। चीन अपने व्यवसाय को, चीन की आज ताकत क्या है? चीन और भारत की यात्रा साथ साथ की मानी जाती है। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन आज चीन इकोनॉमिक रूप से दुनिया की कितनी बड़ी ताकत है, वो अमेरिका को चैलेंज करता है। और भारत के साथ में उसके चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से देखिए, या फिर हमारे यहाँ एक खूबसूरती लोकतंत्र की है, हमने वो तानाशाही हावी नहीं होने दी जो चीन में है, जो कि कई बार औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्व की है। वो एक अलग विषय है, उस पर कभी बात की जा सकती है। लेकिन जो भी है, भारत ने अपनी उस खूबसूरत परंपराओं को, आज़ादी को, इन सब चीज़ों को बनाए रखा। यानी लोगों को, हमें आपको जो आज़ादी है बोलने की, जैसे मीडिया में हम कुछ भी बोल लेते हैं ना, ये चीन में नहीं कर सकते आप। चीन में एक बंधा हुआ महसूस करता है। कई की कई पीढ़ियाँ, जैसे एक ही बच्चा पैदा करना जैसी कई चीज़ों को थोपा गया। जो आपने प्रश्न किया कि कोई साजिश रची जा रही है, तो जब भी कोई देश कुछ करता है तो उसके पीछे उसका मकसद पहले समझना चाहिए। तो चीन का मकसद आज है बहुत तेज़ी से उभरती भारतीय इकोनॉमी, तेज़ी से उभरती है ना, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है इसमें, और पाँचवीं तो है ही सबसे बड़ी इकोनॉमी। और इस एशिया रीजन में पूरी दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो चीन से जिनके अच्छे संबंध नहीं होते, देखो आपने सुना होगा चीन अमेरिका के अच्छे संबंध नहीं है, चीन भारत के सबसे अच्छे संबंध नहीं है, ऐसे सुनते हैं। व्यावसायिक इन जो ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों के बीच में है। तो व्यवसाय महत्व का होता है। और फिर संबंध अच्छे बुरे क्यों नहीं है? परस्पर हितों की बात। आज अमेरिका से बोले, अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन एक समय था अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान के लिहाज से, तो पाकिस्तान परस्त माना जाता था और कई डिसीजंस में भारत के लिए परेशानियां पैदा हुई। रशिया से हमारी नज़दीकियाँ, वो हमारा परंपरागत दोस्त है, लेकिन कई चीज़ों में हम उसके साथ में नहीं होते। आप जब जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे संबंध स्थिर नहीं है। किसी की कोई साजिश जो है वो स्थायी नहीं होती है। कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे कि बॉर्डर का मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट को लेकर चीन की जो ज़मीन कब्जाने की एक नीति रही है, दरअसल उसके पास जब उसकी तादाद बढ़ी, जैसे जैसे उसकी आबादी बढ़ती चली गई तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें ज़मीन और कैसे मिले। तो उसने समंदर में भी टापू बनाए, जहाँ जिस देश को कब्जा सकता था उन देशों को कब्जाने का प्रयास किया। ताइवान के साथ उनका, हांगकांग के साथ, मतलब बहुत आप देखेंगे कि तमाम जगहों पर उनके विवाद इसी बात को लेकर चलते रहते हैं। कुछ यही स्थिति अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में आपने देखी। तो ज़मीन एक मुद्दा होता है। आप साजिश जो आपने कहा, बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी, एक समय पर भारत का हिस्सा ही रहा। बंगाल प्रोविंस जो है वो पूरा ये एक हुआ करता था। फिर बाद में जब ये पाकिस्तान में भी चला गया हिस्सा, तो उसके बाद भारत ने जब इसको जीता यानी भारत ने वहाँ पर उनकी सेनाओं को हरा दिया था। पाकिस्तान की बड़ी हार थी तो इसको दो टुकड़े कर दिए। भारत ने उसको अपने पास नहीं रखा, उसकी स्वायत्ता, उसकी स्वतंत्रता उसको बरकरार रहने दिया।
वो आज तक है। ये है बांग्लादेश की स्थिति। शेख हसीना जिनको अभी हटाया गया या जिनके खिलाफ एक पूरा संघर्ष चलाया गया सड़कों पर, तख्ता पलट जिसको कहते हैं, उन्होंने ये स्थितियां तो बता दी थी कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। अब क्यों चल रही है? क्योंकि शेख हसीना जो हैं वो भारत की तरफ थोड़ा सा उनका झुकाव रहा है, भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध उनके रहे हैं, तो इस लिहाज से अस्थिर करने का प्रयास उनको किया गया। और ये प्रयास कोई एक बार का नहीं होता है। जैसे आप अगर वहाँ पर देखेंगे तो शेख हसीना हैं, खालिदा जिया हैं, दो बड़े चेहरे हैं, और इसमें भी शेख हसीना बड़े लंबे समय से सत्ता में थी। मोहम्मद यूनुस एकदम ही एक नया मसला निकल कर आया। सेना का यहाँ पर बड़ा खेल है बांग्लादेश में। सेना जो है अब वो उनसे नाराज़ है। मोहम्मद यूनुस को भी अब चलता करना है। मोहम्मद यूनुस थोड़ा सा अपना जितना दिमाग लगा पा रहे हैं वो लगा रहे हैं, और ये बात तो साफ़ हो गई जिस तरह वो चीन की गोद में गए, पहले पाकिस्तान में मुलाकात करते थे, यानी भारत के साथ में वो एक कहीं ना कहीं अपने मन में एक दूरी का भाव रखते हुए जितने दुश्मन देश दिखाई देते हैं कथित रूप से सामने सामने, उनसे मिलकर कुछ ना कुछ योजना बना रहे हैं। वो क्या योजना बना रहे हैं? उनकी योजना समझ लीजिए। क्या करेंगे वो? जैसे आप जब कहते हैं ना साजिश, क्या करेगा चीन, क्या करेगा बांग्लादेश, को समझना चाहिए। दरअसल ये होते हैं व्यावसायिक रिश्ते। बांग्लादेश के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, वो कर्जा चीन का ही दिया हुआ है। श्रीलंका में जैसे हम्बन टोटा से लेके कई जो बंदरगाह हैं वो हथियाली, पाकिस्तान में भी ऐसे ही समझ लीजिए पाकिस्तान को कब्जा रखा है। वो जब आप हकीकत समझेंगे कि धीरे धीरे जो आर्थिक रूप से टूटे हुए देश होते हैं, जैसे आज पाकिस्तान है, और जिसने उधारी ली है, जैसे उधार लेने वाले का हश्र होता है ना, उन देशों का भी वो हश्र होता है। अगर वो ऐसे ट्रांजैक्शनल उसमें चल रहे हैं कि वो उधार लेने के बाद में उसके नेता उसको खा के भाग जा रहे हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना व्यवसाय को बढ़ा रहा है। चीन इस बात को समझ गया था, तो कई ऐसे गरीब कमज़ोर देशों को उसने अपने ट्रैप में लिया, ख़ास तौर पर भारत के इर्द गिर्द। वो भारत को बार बार इसलिए टारगेट करने का प्रयास करता है क्योंकि भारत न सिर्फ उससे इक्विवेलेंट है शक्ति के मामले में, बल्कि कई मायनों में बहुत आगे है। भारत चैलेंज भी करता है कि भारत कई मायनों में से, एक तो भौगोलिक स्थिति और भारत की जो परंपराएं रही है, भारत में जिस तरह से विकास आप देखते हैं कि चाहे वो दर्शन का विकास हुआ हो, या मतलब दर्शन देखिए आप, वहाँ पर दर्शन किसका है? बुद्ध का ही दर्शन चल रहा है। बुद्ध का दर्शन कहाँ पैदा हुआ? यहीं पैदा हुआ। तो पूरी दुनिया की ये जो भूमि है कुछ मायनों में बहुत आगे है इन लोगों से, और जिन चीज़ों में पीछे है, यानी कई बार आप देखते हैं तो विदेशों से कंपेयर करके आप क्या देखते हैं? भौतिक विकास को देखते हैं ना, बिल्डिंग्स देखते हैं, आप अन्य चीज़ों को देखते हैं, तो उन चीज़ों में तो हम वैसे ही आगे चल रहे हैं, और मतलब उन चीज़ों में हम पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोनों ही मोर्चों पर जब आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो चीन जैसी ताकतों का गड़बड़ाना, घबराना जो है बहुत लाजमी होता है। हालांकि चीन को पता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना क्यों महत्व का है। चीन को ये पता है कि भारत के साथ में ये दुश्मनी वाले संबंध, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक तो वो कमज़ोर हुई है, युवाओं की तादाद उसके यहाँ पर कमज़ोर होती चली जा रही है, यानी युवा आबादी बहुत कम है। भारत ऑन द कॉन्ट्ररी सबसे युवा आबादी वाला देश इस दुनिया में बन गया है। तो कुल मिलाकर अभी चीन को बहुत सारे डर सता रहे हैं। फिर अमेरिका, उसके अच्छे संबंध नहीं होना, प्रोडक्शन अगर इंडिया में बढ़ता है तो वही भौतिक समृद्धि आप भारत में देख पाएंगे। हालांकि हमारा मॉडल वही चलेगा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोगों की आज़ादी, इस पर पहले गौर करते हैं, जबकि चीन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग तानाशाही का उसका वो रवैया रहा है। तो बांग्लादेश बहुत छोटा प्लेयर है, लेकिन बांग्लादेश में ये परिवर्तन करके कहीं ना कहीं एक तो चीन जो है वो वहाँ से अपने व्यापार व्यवसाय को थोड़ा मजबूत करना चाहता है, भारत को कुछ जगह पर लॉक करने की कोशिश करना चाहता है। फिर इसमें सर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मोहम्मद यूनुस सिर्फ शेख हसीना को लेकर के, मतलब भारत ने तो कई बार बांग्लादेश की आर्थिक रूप से मदद की है, भारत अपने पड़ोसियों को लेकर के बहुत दोस्ताना रहता है, जैसे श्रीलंका में कई बार आर्थिक मजबूत, अभी भी कहा है कि उसको ऊर्जा शक्ति बनाने में मदद कर रहा है, बांग्लादेश को भी कई मदद हमने की। तो क्या मोहम्मद यूनुस सिर्फ इस वजह से भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे देशों में जा रहे हैं कि वो शेख हसीना करीब रही हैं, उनसे कोई बैर निकालने की वजह से भारत से बैर? कोई भी देश में जब भी राजनीति होती है, कोई तख्ता पलट, जैसे परवेज मुशर्रफ आए थे, आपको याद है कि वो भारत के पास भी आकर के बातचीत कर सकते हैं। आप ऐसे समझ नहीं, भारत के पास क्यों आएंगे? भारत ने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया, यहाँ पर शेख हसीना को पनाह दी गई है, वो उनके करीब रही हैं,
और भारत इस तख्ता पलट के कोई समर्थन में थोड़ी हमसे क्यों बात करें, उनका अपना मसला है, लेकिन हम किसी तख्ता पलट के समर्थन में क्यों रहेंगे? हम किसी देश पर सेना काबिज हो जाए इसके समर्थन में क्यों रहेंगे? किसी देश में तानाशाही, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोकतंत्र को पसंद करते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और आम जनता वो चाहे बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, दुनिया में किसी देश की जनता हो, हम उसकी स्वतंत्रता में बिलीव करते हैं, क्योंकि हम खुद एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी सोच वो है, हमारा दर्शन वो है। खैर, आपने जो कहा कि वो यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं और यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आपका सवाल है। तो यहाँ वहाँ इसलिए जाएंगे क्योंकि वो गलत हैं। मोहम्मद यूनुस क्या है? वो सलाहकार हैं, वो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है उनको, तो उनका एक कद है, एक एडमिशन का कद रहा उनका, प्रोफेसर हैं वो, और शांति की बात करते रहे, तो उनका एक वो कद रहा। लेकिन अभी क्या है? अभी वो सरकार के सलाहकार हैं, जैसे ये भट्टीम, और सरकार के सलाहकार मतलब एक तरह से स्टेट हेड वो बनाए गए हैं, लेकिन सेना का कब्जा है। और सेना ने कोई कू नहीं किया, सेना ने कोई तख्ता पलट नहीं किया, सेना का कोई अधिकारी जैसे परवेज़ मुशर्रफ जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था वो बन गए, या पाकिस्तान में तो ये तख्ता पलट बहुत होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिजाज अलग थोड़ी है, तो एक ही सोच तो वही है। वो जो सीखा है, आर्मी भी आधी आधी यहाँ की वही बटी हुई है, वो जो संस्कार पड़े हैं वो एक जैसे पड़े हुए हैं। तो वहाँ जैसे सेना तैयार रहती है, यहाँ भी सेना तैयार है, लेकिन अभी सेना में जो नए अधिकारी और नए लोग आ रहे हैं वो धीरे धीरे समझ गए हैं कि ये तरीका नहीं है, तो बहुत पुराना तरीका हो गया है। पॉलिटिक्स की जगह है, लोगों की जगह है। मतलब सेना के कुछ अधिकारी देश को कब्जा कर अपना घर भर के पैसा लेकर भाग जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ रहे ना, अंतिम समय में देश से बाहर ही भागे घूमे, ऐसा हर एक तख्ता पलट करने वाले का होता है। बांग्लादेश के लोग भी इतना तो जानते होंगे कि वो, या जो सेना के अधिकारी हैं वो इस बात को जानते हैं, तो वो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे, लेकिन फिर सत्ता का मोह है। अभी किसके दिमाग, देखिए आप, हम हमेशा किसी भी सियासत को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हम बहुत बड़े पैमाने पर कि किसी देश में ऐसा चल रहा है, बट आप ये भी देखिए कि वहाँ पर एक इंडिविजुअली तो बैठा होता है। हमारे देश में ये सियासत चल रही थी, एक इंडिविजुअल आए, प्रधानमंत्री मोदी, उनके विजन से आप बहुत कुछ चीज़ों को अलग देखते हैं आज की तारीख में, या जो बदलाव देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, बाकी पहले भी ये सिस्टम था, लेकिन नेतृत्व क्षमता एक व्यक्ति बड़ा महत्व का होता है। ये तो पॉजिटिव एग्जाम्पल हो गया। अब इसी को नेगेटिव एग्जाम्पल में ले लीजिए, हिटलर था, या कोई आप चीन में देखते हैं, या पुतिन के बारे में कई बार लोग कहते हैं, तो ऐसे भी एग्जाम्पल है कि वहाँ एक व्यक्ति जो है उसके डिसीजन से पूरे देश के डिसीजन चलने लगते हैं। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। हाँ, बहुत सारे तानाशाही वाले देश हैं। तो बांग्लादेश की वो स्थिति ना हो, ये तो कोई भी चाहेगा, लेकिन चीन जो है, क्योंकि उसके संस्कार वो हैं, तो वो चाहेगा कि यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बन जाए। तो वो व्यापार व्यवसाय के लिहाज से, और इन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर बयान दिया मोहम्मद यूनुस ने, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के देश जो हैं, भारत का ये हिस्सा जो है, इनका समुद्र से कोई सीमाएँ नहीं मिलती हैं, और एक ही मात्र रास्ता, यानी समुद्र की ताकत हम हैं वहाँ पर, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो इशारों में कहीं ना कहीं वो ये कह गए कि हम इनको यहाँ पर लॉक कर देंगे, और देखिए इनका आने जाने का, इनका व्यवसाय, हमारे पास तो बहुत सारे किनारे हैं, और ये कितना लॉक हो जाएंगे नेपाल तक जाने के लिए, ऐसे अगर इस तरह से बात की जाए तो। और अल्टीमेटली जो मैंने पहले उदाहरण दिया, मोहम्मद यूनुस है तो एक ही व्यक्ति, उनकी सोच क्या है उससे पूरा देश और पूरी जो सियासत है दुनिया की वो नहीं चलती है। बट कुछ समय, जिस समय तक उनको कुछ अवसर मिले या शक्ति मिली है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी इस्तेमाल को अपने आगे से आगे बढ़ाने के लिए वो पहले चीन के पास चले गए, पाकिस्तान भी गए थे, फिर चीन के पास चले गए। तो उनको समझ में आ जाएगा। जहाँ तक बात ये है कि क्या कोई चीन साजिश कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और ये जो आर्थिक, आज आप देख रहे होंगे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात खूब चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक के बाद एक डिसीजन ले रहे हैं। तो आजकल जो है वो बोलने का बड़ा समय है, और इकोनॉमिक डिसीजन लेने का बड़ा समय है। आजकल वो वाला समय नहीं रहा, अब हो रहा है। मैं मानता हूँ कि आप देख रहे होंगे ईरान, इजराइल, हमास, इधर यूक्रेन, रशिया, ये सब भी इस देश में, दुनिया में देखने को मिल रहा है। उनकी पृष्ठभूमि ज़रा अलग है, बहुत पुराने झगड़े हैं वो, लेकिन अब वैसा दौर नहीं है कि कोई बिल्कुल तोप लेकर चढ़ा जा रहा है, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं। जो लड़ाई करने जाता है, रशिया भी बर्बाद हो रहा है अगर वो कितने ही किसी से युद्ध कर ले। वहाँ इजराइल जो है, जो इतना फ्लरिश कर रहा था टेक्नोलॉजी के मामले में, पूरा ध्यान वहाँ युद्ध में लगा हुआ है। कोई जीत भी रहा हो, अमेरिका भी इस बात को जानता है, क्यों अफगानिस्तान से सेनाएं हटाई। पता है जो युद्ध में रहेगा, चाहे जितने ताकतवर हो, आप अपना नुकसान करोगे ना। क्या हो रहा है और मिल क्या रहा है आपको। तो यहाँ चाइना जो है, जब आप साजिश की बात करते हैं तो पहले दिमाग में आता है लड़ाई हो रही है, उसकी नज़र रहती है, वो सीमा विवाद को नहीं छोड़ता वो। एक आखिरी सवाल और सर, जैसे अगर बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचे, आपने जैसे कहा कि चीन
इकोनॉमिक ग्रोथ जो उसे दिखाई देती है वो इंडिया के साथ दिखाई देती है और इस वजह से वो मतलब मित्रवत टाइप का रहता है। लेकिन जो इंडिया के क्लोजेस्ट नेबर हैं, मतलब पड़ोसी राज्य हैं, उसमें आप देखो तो पाकिस्तान, लगभग चीन ने पाकिस्तान पे अपना कब्जा कर रखा है, चीन ने बांग्लादेश पे भी अपना कब्जा कर रखा है, श्रीलंका में भी बहुत हद तक चाइना का इन्वेस्टमेंट है, भारत का भी उसमें भूमिका है। मैं और भी जो पड़ोसी हमारे जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, इन सब में भी चाइना का अपना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नेपाल की अभी पॉलिसी थोड़ी सी अलग हो गई। तो अगर चाइना इंडिया की सबसे क्लोजेस्ट नेबर्स जो हैं उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है तो फिर चाइना तो हमारे चारों ओर फैल गया, हर तरफ फैल गया, फिर तो इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये इतना आसान नहीं होता है। पहले तो आप इन देशों की इंटरनल स्थितियों को देखें, फिर भारत की स्थिति का आकलन करें, फिर चीन के स्टैंड को देखें। ऐसे अलग अलग देखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी करते रहिए आप। ऐसा थोड़ी कि आज इन्वेस्टमेंट हो कब्जा लिया था ना, श्रीलंका को बचाया, भारत ने मदद करी, पाकिस्तान को कब्जा रखा है ना। लेकिन आप ये भी देखिए कि आप चीन, भारत और पड़ोसियों के इंटरवेंशन को या इसको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। इन देशों में आंतरिक रूप से क्या चल रहा है वो देखिए पहले। क्या है पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और आंतरिक हालात, उसको देखिए पहले। नेपाल में क्या आंतरिक हालात चल रहे हैं उसको देखिए कि राजशाही बनाम लोकतंत्र की लड़ाई वहाँ पर छिड़ी हुई है। यहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान में इमरान खान को डाल रखा, सेना आए कि ये आए कि वो आए, वो अर्थव्यवस्था पूरी गिरी जा रही है। आटे चीनी के भाव जो हैं वहाँ आसमान छू रहे हैं। डालो राज करो वाले में तो चीन को फायदा नहीं 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 नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो अलग। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि देखिए वहाँ पर किसी का इंटरवेंशन एक हद तक होता है। चीन के पास इतना समय नहीं कि वो इन सब देशों को लपेटता रहे और फिर भारत के खिलाफ कोई साजिश बनाता बैठा रहे। वो उसके कुछ मुद्दे हैं, वो अपने व्यवसाय को मजबूत रखना चाहता है। भारत को लॉक करने का मकसद जहाँ जहाँ आता है उसका, वो भारत को एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखता है। भारत और उसमें आप फ़र्क समझिए इन लोगों में, वो भारत के आसपास उन जगहों को लॉक करता है जहाँ से वो अपने व्यवसाय को मजबूत कर सके या किसी मौके पर काउंटर कर सके। लेकिन इन देशों की अपनी आर्थिक राजनीति जब तक मजबूत, अपनी आंतरिक राजनीति जब तक मजबूत नहीं होती है तब तक इनका भला नहीं होने वाला। यानी अगर पाकिस्तान एक अच्छी इकोनॉमी के तौर पर डेवलप हो, वहाँ पर कट्टरपंथ, आतंकवाद, ये सब जो आंतरिक झगड़े चलते हैं, वहाँ पर सेना पैसा खाने के लिए तैयार, वहाँ नेता पैसा, सब भाग जाते हैं वहाँ पे, सब लंदन वंदन में ही मिलेंगे, सबका इतिहास है, सब यहाँ से समेटते हैं, सरकार गई और वहाँ से क्योंकि जेल ठूस दिए जाते हैं, फांसी पे लटका दिए जाते हैं, निकल जाते हैं। यही बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट में इतना बढ़िया काम कर रहा था और ये देखिए सड़कों पर क्या कर रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा काम कर सकता था, और वो भी इसलिए क्योंकि भारत के साथ उसके अच्छे रिलेशंस चल रहे थे। श्रीलंका, नेपाल, ये जितने भी देशों की बात, ये जैसे जैसे फ्लरिश होंगे, जैसे आपका पड़ोसी आस पड़ोस अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो आप भी अच्छा फील करते हैं ना। और उनमें अगर एक समन्वय का भाव, भारत इन लोगों के लिए गार्जियन रहा है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है इन सभी को मिला के। तो उसको कहने का मकसद ही ये है कि भारत इनका गार्जियन है बड़ा, और चाइना जो है हमेशा इससे परेशान रहता है। और उसकी वजह यह है कि वो ठीक है, हम भी मानते हैं हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तो करो। चीन के साथ हमारा हेल्दी कंपटीशन है। एज़ फॉर एज जो ये आप सब चलाते हैं कि ड्रैगन की साजिश और ये, और चीन ये कर देगा और वो कर देगा, इससे थोड़ा मेरा ऐसा मानना है, और कई एक्सपर्ट्स होंगे उनकी अपनी अपनी राय। जैसे मैं अभी सेना के जो जितने लोगों से बात करता हूँ उनकी राय थोड़ी सी अलग होती है इस पर। मेरे भी खूब डिस्कशन होते हैं, खूब एक्सपर्ट से बात करता हूँ। लेकिन मुझे आज, और देखिए आपकी इतने समय से जो चाहे चीन की राजनीति हो, भारत की राजनीति हो, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, उसमें एक ही चीज़ समझ में आई है कि अगर कहीं टसल होती तो आर्थिक मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और वो मुद्दे जो चल रहे हैं वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि कितना व्यापार व्यवसाय हो रहा है भारत और चीन के बीच में। खैर वो ये विषयांतर हो जाएगा। आपका जो मुख्य मुद्दा था कि बांग्लादेश के थ्रू, तो बांग्लादेश में भी यही जितने एग्जाम्पल मैंने दिए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी आंतरिक राजनीति और वहाँ पर जो वर्तमान में नेतृत्व है, ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बनता है, जिसके बाद में आपको ये हालात देखने को मिलते हैं। भारत की स्ट्रैटेजीज़ पर थोड़ा सा संक्षेप में बोल देता हूँ मैं। धैर्य के साथ देखना, जो चल रहा है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। हाँ, जहाँ गलत लगता है वहाँ पर बोलना, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज बोला कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार वहाँ तुरंत बंद होने चाहिए और बेवजह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर कही है। तो भारत ने अपना रुख स्टैंड क्लियर कर दिया। और जैसे मैंने आपको चीन के विषय में, तो भारत की तो ये नीति रही है कि हम अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, कि हम अभी ये दूसरों के पचड़ों में और ये कौन क्या कर रहा है कौन, हाँ, अपनी सुरक्षा को इतना मजबूत रखें कि हमारी बॉर्डर सिक्योर्ड हो, हमारी सेना हमेशा मुस्तैद रहे, हमारा रक्षात्मक रहा है। हमारा डिफेंस सिस्टम कहते हैं, हम डिफेंस कहते हैं ना। डिफेंस का मतलब ये है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए
अपनी सेनाओं को रखते हैं उन मुस्तैद। हमें किसी पे चढ़ाई नहीं करनी है, जाके ज़रूरत पड़ेगी कहीं किसी को ख़त्म करना हो तो उसके लिए ताकतवर हैं हम, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। तो भारत की स्ट्रैटेजी अलग है। उधर जो उनकी आर्मी है होती है, चीन की हो या किसी भी दुनिया की, वो तो तैयारी खड़े रहते हैं। अमेरिका की आर्मी दुनिया में कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। इसी तरह चीन की आर्मी जो है उसका अपना, या हथियारों का बेड़ा जो है उसका अपना एक अलग इस्तेमाल होता है। भारत की रणनीति कभी नहीं रही है। हम अहिंसावादी देश हैं, लेकिन हम रक्षा करना भी अपनी जानते हैं, क्योंकि हमने अतीत में देखा है कि हमारे यहाँ जब दर्शन आगे बढ़ रहा था, जब अहिंसा बहुत परवान चढ़ रही थी, तो आताताइयों ने, कबीलाई सभ्यताओं ने, इस्लामिक आक्रांताओं ने किस तरीके से हमारे देश को कब्जे में लिया। उसके बाद हम काफ़ी पिछड़े। तो इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो कुल मिला के कोई साजिश जो है वो नहीं, साजिश जिसको आप साजिश कहते हैं, वो मैं कहता हूँ कि स्ट्रैटेजिकल मूव चल रहे हैं, लेकिन वो चल रहे हैं तो इधर हम भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो ताज़ा हालात हैं और उसके बाद मोहम्मद यूनुस का जो कुछ कार्यशैली है और भारत का उस पर जो रवैया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।